हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं पावर सिस्टम का जो टेस्ट किया था उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है वो अभी भी कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी। और जिन लोगों ने टेस्ट कर लिया है और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो वो यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने टोटल 50 क्वेश्चंस किए थे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे MCQ सीरीज़। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस टेस्ट के सॉल्यूशन और उस वीडियो की PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी और उसका पासवर्ड वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। रिलेशन दे रखा है AD माइनस BC इक्वल टू 1, माइनस AD माइनस BC इक्वल टू 1, AD माइनस BC इक्वल टू -1 एंड AD माइनस BC इक्वल टू 0। तो आपको पता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम क्या करते हैं, ABCD पैरामीटर होते हैं हमारे A B ये C एंड D। ठीक है, ये हमारे 4 पैरामीटर हैं। तो इसके अंदर रेसिप्रोसिटी की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है ABCD पैरामीटर में, कि इसका जो डिटर्मिनेंट होता है इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या आएगा आपका AD माइनस BC इक्वल टू 1, और यही ट्रांसमिशन लाइन के अंदर रिलेशन ही होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। JEN के एग्जाम में, जो भी स्टेट इंजीनियरिंग की एग्जाम्स होती हैं उनके अंदर काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। JEN की बात करें AEN की, तो ये इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है तो सबको पता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द गुड इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन ओवरहेड लाइंस इज टू। कोरोना जो होता है हमारा उसका एक ही इफेक्ट होता है जो अच्छा होता है, बाकी सारे कोरोना की कोई भी इफेक्ट हम नहीं चाहते कि कभी भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर कोरोना अकर हो, तो ये हम इससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोरोना का एक अच्छा इफेक्ट है, जो कोरोना वायरस है उसका कोई अच्छा इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमारे जो ट्रांसमिशन के अंदर कोरोना हम पढ़ते हैं उसका एक अच्छा इफेक्ट है, और वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम में। तो क्या होगा, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, इंक्रीज द लाइन कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग आयनाइज्ड एयर एनवल्प अराउंड द कंडक्टर। कंडक्टर जो होता है उसके अराउंड जो एयर होती है वो आयोनाइज्ड हो जाती है, और उसके बाद वहाँ पे एक हमको कलरफुल लाइट या इस तरह की दिखाई देती है, और एक नॉइज़ सुनाई देता है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोना है। तो ये क्या कह रहे हैं कि कंडक्टर के चारों तरफ जो आयनाइज्ड एयर का एनवलप बन जाता है उसकी वजह से लाइन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ कोरोना पावर लॉस होते हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट है, इंक्रीज द पावर फैक्टर ड्यू टू कोरोना लॉस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिड्यूस द रेडियो इंटरफेरेंस फ्रॉम द कंडक्टर। इवन कोरोना की वजह से हमारा रेडियो इंटरफेरेंस जो है वो ज़्यादा होता है, तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, रिड्यूस द स्टीपनेस ऑफ सर्ज फ्रंट्स। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कोरोना जब अकर होता है तो इसकी वजह से, मतलब अगर हमारे सर्ज आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्ज जो हम बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक और इस तरह के, तो अगर कोई भी सर्ज वोल्टेज आ रहा है और अगर वो वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा कोरोना की तरह होगा, तो कोरोना के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, वो वोल्टेज कोरोना में यूटिलाइज हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट जो है, सर्ज का इफेक्ट जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन पे है वो यहाँ पे कम हो जाता है। तो इस वजह से कोरोना का एक ही अच्छा इफेक्ट है कि कोई भी सर्ज आ रहा है, वोल्टेज सर्ज हो किसी भी तरह का, तो हाई वोल्टेज की वजह से हमारा कोरोना अकर हो जाता है, और सर्ज के जो इफेक्ट्स होते हैं, बैड इफेक्ट्स, बैड इम्पैक्ट्स ट्रांसमिशन लाइन पे, वो रिड्यूस हो जाते हैं यहाँ पे। तो एक ही आपका यहाँ पे अच्छा इफेक्ट है, बाकी कोई भी अच्छा इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए फिक्स्ड रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम व्हाट इज द लोकस ऑफ द कांस्टेंट पावर। क्या कह रहे हैं कि अगर रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड वोल्टेज फिक्स है हमारे, ठीक है, VS और VR जो है दोनों फिक्स है, तो हमारा कांस्टेंट पावर का लोकस क्या होगा। तो ये आपको याद रखना है, कांस्टेंट पावर का लोकस जो होता है वो एक सर्किल होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी रेडियस क्या होती है VS VR अपॉन B, और B क्या है आपका ABCD में जो B पैरामीटर है वो यहाँ पे B है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रख लेना है, क्या होता है रेडियस VS VR अपॉन B, और इसका लोकस जो होता है सर्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्विवेलेंट पाई मॉडल इज क्वाइट सुटेबल फॉर एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ। इक्विवेलेंट पाई मॉडल और T मॉडल हमारे होते हैं, तो यहाँ पे पाई मॉडल की बात करिए। पाई मॉडल किस तरह का होता है, इस तरह का। ठीक है, पाई का आपको पता है कि पाई किस तरह का होता है। तो पाई मॉडल जो होता है हमारा
उसको किस ट्रांसमिशन लाइन की, कौन से लेंथ के ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए यूज में लेते हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 किलोमीटर, क्योंकि हम इसको लॉन्ग लाइन्स के लिए यूज में लेते हैं। तो आपका 250 किलोमीटर लेंथ की लाइन जो आगी उसके लिए हम इक्विवेलेंट पाई मॉडल यूज में लेंगे। ये 50 एंड 150 स्मॉल एंड मीडियम टाइप की लाइन्स हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोरोना लॉस ऑन ए पर्टिकुलर सिस्टम एट 50 हर्ज इज 1 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। वोट इज द कोरोना लॉस एट 60 हर्ज इन किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। ठीक है, 50 हर्ज अगर हमारी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है 50 हर्ज है, तो हमारा क्या है कोरोना लॉस जो है 1 PC करके लिख लेते हैं, कितना है 1 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। ठीक है, अब अगर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है यहाँ पे, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज की जगह हम क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को 60 हर्ज कर दिया, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 60 हर्ज। तो अगर फ्रीक्वेंसी हमारी 60 हर्ज हो गई है तब हमारा PC क्या होगा यहाँ पे, ये फाइंड आउट करना है हमें। लेकिन इसके लिए आपको जो है कोरोना लॉस एंड फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होना है वो याद रखने का ज़रूरत है। तो क्या रिलेशन होता है, कोरोना लॉस जो होता है PC किसके प्रोपोर्शनल में होता है, F+25। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार जो है RVUNL के JEN और AGN एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इजीएस्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। एक तो आपको कोरोना लॉस जो है उसका फॉर्मूला याद कर लेना है और उस फॉर्मूले में टर्म आती है F+25/डेल्टा। तो आपको ये याद रखना है कि इसके प्रोपोर्शनल होता है F+25 के। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, P2 चाहिए ना, P2/P1 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, F2 क्या है 60 + 25, ठीक है, और अपॉन में P1 क्या था आपका 50 + 25। 25 क्या आपकी एक फिक्स वैल्यू है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, P2 निकाल सकते हैं, क्योंकि P1 की वैल्यू हमें दे रखी है 1 किलोवाट। यहाँ से P1 की वैल्यू रखेंगे आपको, तो P2 की वैल्यू मिल जाएगी और P2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1.13। सोल्व करके देख सकते हैं, अगर और कोई वैल्यू आ रही है तो वो भी आप देख सकते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन हमेशा करेक्ट हो, कभी कभी गलत ऑप्शन भी लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ 400 kV 3 फेज 50 हर्ज ओवरहेड सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, क्या पूछा हमें, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग SIL पूछा है यहाँ पे, जिसका वोल्टेज कितना है 400 kV, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 फेज 50 हर्ज सिस्टम है, ओवरहेड और सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है। तो आपको पता है कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो होती है हमारी SIL, उसका क्या फॉर्मूला होता है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के टाइम पे हमारा क्या हो जाता है, VS = VR हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं V²/ZS। ZS क्या है हमारा सर्ज इम्पीडेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करें, V कितना दे रखा है हमें 400 दे रखा है, तो SIL क्या हो जाएगा आपका 400 का स्क्वायर अपॉन, अब आपको चाहिए ZS सर्ज इम्पीडेंस, तो आपको दे रखा है सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के लिए ZS की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 400 ohms पर फेज करके। ठीक है, तो आप यहाँ पे ZS की वैल्यू डाल सकते हैं, सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू। सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू हर चीज़ के लिए अलग अलग होती है, जैसे केबल के लिए अलग है, जैसे लाइन है सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के लिए अलग है, डबल सर्किट के लिए अलग है। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ ध्यान में रखनी है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं 400 का स्क्वायर अपॉन 400। तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 400 मेगावाट, क्योंकि वोल्टेज अपना कितना है किलो में है ना, तो वो क्या होगा 10³ और उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप 400 मेगावाट क्या आ जाएगा सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन किए हैं हमने, जैसे फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का, ये भी पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आपको, और वो क्या है कि आपको कोई भी दे देगा कि इतनी किलोमीटर लेंथ की लाइन का सर्ज इम्पीडेंस इतना है, तो बताइए कि जैसे 50 किलोमीटर लेंथ लाइन का सर्ज इम्पीडेंस 400 ओम है, तो 50 किलोमीटर का या 60 किलोमीटर का कितना होगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि सर्ज इम्पीडेंस जो है वो इंडिपेंडेंट होता है लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, तो वो लेंथ के हिसाब से चेंज नहीं होता, जितना 50 किलोमीटर का है उतना ही 60 किलोमीटर का रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है
कि कितनी लेंथ की लाइन का सर्ज इम्पीडेंस इतना है, तो इसका निकालो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एट एनटीपी, ठीक है। एनटीपी क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये क्या होती है आपकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो होती है एटमॉस्फेरिक एयर की, इसको हम कहाँ पे यूज़ में लेते हैं, जब अपन पावर कोरोना लॉस निकालते हैं वहाँ पे, जैसे ये निकालते हैं ना अपन, वोल्टेज निकालते हैं, विजुअल वोल्टेज, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज और ये सब, उसके अंदर हम यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। तो इसकी क्या वैल्यू होती है, 30 kV पर सेंटीमीटर। डायरेक्ट याद रखनी है आपको, वैल्यू फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज द फेरेंटी इफेक्ट ऑन लॉन्ग ओवरहेड लाइन्स एक्सपीरियंस्ड। फेरेंटी इफेक्ट जो होता है आपका, वो कब एक्सपीरियंस किया जाता है, तो मैंने काफ़ी बार बताया है आपको कि फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, कब होता है। तो फेरेंटी इफेक्ट जब होता है हमारी लाइन जो है लाइटली लोडेड हो या फिर नो लोड होता है, उस टाइम पे फेरेंटी इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, द लाइन इज लाइटली लोडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in modeling the equivalent circuit of a short length overhead transmission line, the line resistance and inductance are only considered because line capacitance to ground is। जब हम शॉर्ट लेंथ की लाइन को मॉडल करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं शॉर्ट लाइन का, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ आर एक्सएल कैपेसिटेंस जो होता है हमारा, उसको क्या कर देते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। शॉर्ट लेंथ की लाइन में आपको पता है आर और एक्सएल टाइप का इसी तरह से यूज़ में लेते हैं। और अगर हम वहाँ पे फॉल्ट की बात करें तो उसके अंदर हम आर को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ एक्सेल को लेते हैं। तो यहाँ पे हम कैपेसिटेंस को क्यों कंसीडर नहीं करते, क्योंकि कैपेसिटेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसके 4 पैरामीटर होते हैं, आर, एल, जी एंड सी। तो जब शॉर्ट लाइन की बात आती है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ आर और एल को कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम कैपेसिटेंस टू ग्राउंड जो होता है वो वेरी स्मॉल होता है, तो उसको नेग्लेजिबल मान लेते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइनाइट होता है बट वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A three-phase transmission line has its conductors at the corners of an equivalent triangle with sides 3 meter. The diameter of each conductor is 1.63 centimeter. The inductance of the line per phase per kilometer is। ठीक है, आपको ट्रांसमिशन लाइन दे रखी है, 3-phase ट्रांसमिशन लाइन। कंडक्टर्स जो हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 साइड्स के ऊपर रखे हैं कॉर्नर्स पे, जिसकी साइड कितनी लेंथ है, 3 मीटर, और डायमीटर जो है कंडक्टर का वो 1.63 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड आउट करना है इंडक्टेंस। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻7 ln d/r डैश, ठीक है। ये तो क्या होता है हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा हेनरी पर फेज पर मीटर, ठीक है। हेनरी पर फेज पर मीटर में होता है। अब आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3-फेज ट्रांसमिशन लाइन है आपकी, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे 3 कंडक्टर रखे हुए हैं। तो ये किस तरह का होगा, इस तरह का सिस्टम, जैसे ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है। इसकी साइड्स कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है आपको, और डायमीटर जो दे रखा है आपको 1.63 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पहले तो हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए यहाँ पे। तो रेडियस निकालेंगे 1.63 से, तो डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 1.63/2, ठीक है, सेंटीमीटर में। उसके बाद क्या चाहिए आपको, आर डैश चाहिए, क्योंकि वहाँ तो फॉर्मूले में आर डैश है ना। तो आर डैश क्या हो जाता है आपको, ये तो सबको याद होगा कि आर डैश क्या होता है, आर × 0.7788, ठीक है। ये आपका आर डैश हो गया। अब आपको क्या चाहिए, डी चाहिए। लेकिन 3-फेज जो होता है हमारा, 3-फेज लाइन का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में, वो होता है एल = 2 × 10⁻⁻7 ln d1 d2 d3। इसकी पावर क्या होती है आपकी 1/3, और अपॉन में क्या होता है आर डैश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो हमें दे रखा है सिस्टम, उसके अंदर क्या है, कंडक्टर्स जो है ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखे हुए हैं और उसकी साइड इक्वल है। तो डी की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। डी क्या है, डिस्टेंस है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंडक्टर्स। तो डी सेम हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपका डी सेम है तो d1 d2 d3 क्या है, इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, तो ये क्या हो जाएगा, डी की पावर 3 हो जाएगा। अपॉन में 1/3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अपना क्या आ जाता है, ये सब
इसको रिप्लेस करके क्या लिखते हैं अपन, डी अपॉन आर डैश, ठीक है। इस तरह से आता है। अगर आपको अलग अलग दे रखे हैं, हॉरिजॉन्टल में दे रखा है तो आपको d1 d2 d3 अपॉन 1/3 करना है, ठीक है। अगर हमें दे रखा है इक्वल साइड्स हैं तो आप d की पावर 3 करके 1/3 करेंगे तो d आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁻7 ln d कितना है आपका 3 मीटर दे रखा है, जाएगा 3 अपॉन आर डैश क्या दे रखा है आपका, ये आपके 1.63, ये आप रख दीजिए यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू आएगी 1.63 अपॉन 2 × 0.7788 ये रख दीजिए आर डैश। अब आपकी ये तो सेंटीमीटर में है और 3 जो मीटर में है तो इसको कर दीजिए 10⁻⁻2, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में है ना। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे ये आ जाएगी वैल्यू, इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद ये तो अपना क्या होता है हेनरी पर फेज पर मीटर में होता है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी उसको मिली हेनरी, क्योंकि ऑप्शन हमें किस में दे रखे हैं, मिली हेनरी में दे रखे हैं, तो मिली हेनरी पर फेज पर किलोमीटर कर लेना है उसको। आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एएन के एग्जाम में खास करके ये पूछा जाता है, हर स्टेट के एग्जाम में देख लो, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, यूपी पीसीएल, इस तरह से। लेकिन आपके पास क्या है, जैसे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है एग्जाम में, और ना ही वहाँ पे स्क्रीन पे आपको कैलकुलेटर मिलेगा सोल्व करने के लिए कि आप एलन की वैल्यू सोल्व कर पाएँ। तो आपको इस तरह की कुछ वैल्यू दी जाएगी, डी और आर में ऐसा रिलेशन दिया जाएगा कि आपको ऐसी एलन के अंदर वैल्यू मिल जाएगी जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे LN1 है, LN10 है, इस तरह से कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, तो वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन भी बहुत बार देखा है मैंने, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारे हो गए नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, सारे डिस्कस कर लिए हमने। तो अगर आपने सॉल्यूशंस किए हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पे देख सकते हैं आप उसको। और वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आई होप आप लोग जो है स्ट्रेटजी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है वो जारी है आपकी। तो आप अच्छे से रिविज़न कीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।